नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का द्वात एजुकेशन में। और सबसे ज़्यादा चर्चित जो मुद्दा है रशिया यूक्रेन वार का, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इस पर एक वीडियो लेकर आया जाए, थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया जाए, जिससे कि युद्ध के इतिहास के पहले की कुछ चीज़ें जो हैं वो हम जान सकें और क्या क्या अभी इम्पैक्ट हो सकता है, साथ ही साथ हमारे देश को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारा देश जो भारत है उसको किसके साथ रहना चाहिए। इन सब मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और क्या क्या चीज़ हम लेकर आने वाले हैं, किस किस पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बता देते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि आखिर जड़ कहाँ से शुरुआत हुई, है ना। उसमें हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि 1991 में जो रशिया जो था, एक बहुत बड़ा भाग था, यूनियन हुआ करता था, कैसे उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, कैसे वो 14-15 भागों में बढ़ जाता है। बाद में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि यूरोपियन यूनियन और नाटो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्दे की जो असली जो जड़ है ना, बेसिकली यही दोनों से निकल कर आने वाली है। कैसे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यूरोपियन यूनियन और नाटो के बारे में भी चर्चा करेंगे और आप लोग अभी से नोट करके लिख लीजिए कि इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कितने नेशंस हैं, कौन से नेशन है जो नाटो में है, कौन से नहीं है जो सॉरी नाटो में है नहीं है, यूरोपियन यूनियन में है नहीं है, कौन से नेशन है जो दोनों में है। ये सारी की सारी चीजें अभी हम चर्चा करेंगे, पूरा मैपिंग और स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद जो मेन मुद्दा जो आता है, तात्कालिक कारण जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, इमीडिएट इफेक्ट जो रहता है, वो जो रहने वाला सर क्रीमिया क्राइसिस, यानी कि जो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया था रशिया के द्वारा 2014 में। देन हम बातें करेंगे कि रशिया पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए पश्चिमी देशों के द्वारा, अभी भी लगाए गए हैं। दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, 2014 में क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया और अभी जो वार जो जैसी स्थिति निर्मित हो गई है ना। हालांकि कुछ लोग इसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये हम देखेंगे कि रशिया पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है पश्चिमी देशों के द्वारा। इस बात को नोट जरूर करना कि पश्चिमी देश ही इसके अगेंस्ट में आए हैं। जो आपके ईस्टर्न कंट्री हैं या फिर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया है। ओके। फिर हम बातें करेंगे यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है, अभी वार की, युद्ध की जो स्थिति है यूक्रेन में, हमारे जो बहुत सारे छात्र फंसे थे वो निकल गए, ऑपरेशन गंगा की यहाँ पर थोड़ी सी हम बातें करेंगे। रोल ऑफ पाकिस्तान, देखो यार, जब भी कुछ चीज़ होता है तो पड़ोसी भी रहता है ना कि कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो देखेंगे कि इमरान खान का क्या रोल रहा था यहाँ पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रोल ऑफ इंडिया, भारत का क्या रोल रहने वाला है, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारत को दो जो देश रहने वाले हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर मैंने एनएएम और उसकी जो चर्चा नहीं की है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, लेकिन थोड़ी सी बात वहाँ पर मैं करूँगा। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन कि सर इसका जो निष्कर्ष है क्या होना चाहिए, कैसे इस चीज़ से निजात पाया जा सकता है और कैसे उबरा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और यस, सबसे पहले आप लोग, चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तो यार सबसे पहले तो लाइक कर देना। लाइक ठीक है, अभी मत करना, पहले वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो, मज़ा आए, पसंद आए। क्योंकि देखो अभी लाइव सेशन नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट लाइव में हम जनरली पहले से बोल देते हैं। बट ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए और पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा ये वीडियो, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारी यदि आपको चाहिए तो भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 24 को रशिया ने अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया था, अपनी जो सेना है वो यूक्रेन में भेज दिया था, है ना। तो उसके पहले की जो कुछ चीजें हैं वो हम थोड़ी सी यहाँ पर देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था। तो ये पूरा जो रेड कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना, इसको हम लोग बोलते थे बेटा यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है। ये हुआ क्या था, 1917 में, याद करिए 1917 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था, है ना, यहां पर आप देख सकते हो, व्लादिमीर लेनिन। अब यार ये मत बोलना सर सबका नाम व्लादिमीर व्लादिमीर क्यों रहते हैं। जैसे इंडिया में जब आप बातें करोगे तो यहां पर मैक्सिमम नाम आपको कैसे मिलेगा, लोगों के नाम में राम ऐड कर देते हैं, लाल ऐड कर देते हैं, या राहुल, अंकित, ये एकदम कॉमन नाम रहता है ना। वैसे यहाँ पर ये व्लादिमीर एकदम कॉमन नाम है। इनफैक्ट आपके जो यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है उनका भी व्लादिमीर जेलेंस्की, और ये अपने व्लादिमीर पुतिन, तो सबका नाम व्लादिमीर व्लादिमीर है, ठीक है ना। तो एक और इंडियन व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम व्लादिमीर रख दिया था। खैर बात की बात है ये। तो इस बंदे ने सर 1917 में हुआ बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, रशिया जो क्रांति हुई, तो यहां से फिर एक मार्क्सवादी सरकार जो है वो उभर कर आई और बहुत सारे जो छोटे छोटे वहां पर देश हुआ करते थे। देखो बेसिकली ये जो दौर था ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला दौर था, प्रथम विश्व युद्ध वाला। अब भारत के आजाद होने के पहले, यानी जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, उसी के आसपास या उसके पहले, या फिर मैं यूं बोलूं कि वर्ल्ड वार टू के खत्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1945 के बाद बहुत से स्वतंत्र देशों का उदय हुआ।
ये तो जो 1914 से आपका जो चल रहा था ना 14 to 18, उसी के दौरान ये 1917 के बीच में ही हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ये चीजें हुई। 1945 1945 यानी कि 39 से 45 6 साल तक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, उसके बाद से जब आपका क्या बोलते हैं यूएनओ, ये सब बड़े बड़े जो संगठन बने, उसके बाद से बहुत सारे जो देश है वो स्वतंत्र हुए। इसके पहले क्या हुआ करता था, या तो ये किसी के कॉलोनी हुआ करते थे, कॉलोनी मतलब सर इसको बोलते थे अपन उपनिवेश, और मैक्सिमम जो कंट्री थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बातें कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम कॉलोनीज हुआ करती थी यूरोपियन नेशंस की, यानी कि आपके यूरोपीय देशों की। अभी हम बात करने वाले हैं कितने बदमाश है यूरोपीय लोग, अभी हम बताने वाले हैं आपको, बने रहिएगा अंत तक, है ना। तो सर यहां पर हुआ यूं कि बहुत सारे छोटे छोटे नए देशों का उदय हुआ, उन्हीं में से ये बहुत सारे नेशंस थे, यहां पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे नेशंस, लेकिन ये उस समय रशिया के भाग थे, यानी कि आपके यूएसएसआर के, देखो ये देख सकते हो ये पूरे उसके भाग हुआ करते थे। आपको कोडिंग याद रखनी तो बेटा याद रखना, यहां पर आपको जो एक सी नजर आ रहा है घोड़े के शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं कैस्पियन सी, ये होता है आपका ब्लैक सी, और यहीं पर आपका असली मुद्दा जो है वो गरमा रहा है, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये 1991 में 1991 के आते आते हुआ यूं कि रशिया में कुछ मतलब रशियन जो आपका फेडरेशन था, पूरे 12-15 जो राष्ट्र थे, है ना, वहां पर हो गया सर बगावत, वहां पर हो गया आपका बगावत, है ना। और इन्होंने बहुत सारे देशों ने, यहां पर देखो 15 देशों के नाम है रशिया को इंक्लूड करके, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 1991 की बात हो रही है। इनमें से बहुत सारे जो देश हैं वो कहां पर चले जाएंगे, आपके नाटो के साथ चले जाएंगे, बहुत सारे देश है यूरोपियन यूनियन में चले जाए, मैं बताऊंगा वन बाय वन, यहां पर मैं चर्चा करूंगा। तो रशिया अपना अकेला खुद यहां पर एक हो गया। इसके बाद हम यहां पर बात कर लेते, छोटा सा एक देश है एस्टोनिया। इसके बाद यहीं पर एक देश है जिसका नाम है लताविया, है ना, लताविया के बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत बेहतरीन इन्होंने एक चीज किया है। फिर है सर आपका लिथुआनिया, उसके बाद है ये आपका बेलारूस, ये वाला है बेलारूस, और यहां पर यूक्रेन जो नजर आ रहा है आपको, देखो ये जो नजर आ रहा है ना, ये है आपका यूक्रेन, जिसको लेकर हो रहा है अभी विवाद, जिन लोग को लेकर हो रहा है अभी, और ये अंदर तक घुसा हुआ है रशिया के रेंज पे, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से देश हैं, उसके बाद है आपका ये मोल्डोवा, फिर है आपका जॉर्जिया, है ना, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आपका कजाकिस्तान भी है बेटा, याद रखना, कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, एंड तजाकिस्तान है। ये सारे के सारे जो नेशंस हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो देश हैं वो वहां से होकर हुए हैं अलग, ठीक है। अब हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करते हैं, सर क्या हो गया था। तो यहां पर जो मुद्दे की बात ये थी कि ये सारे के सारे जो नेशंस थे, एक बार यानी इसके पहले कभी किसका भाग हुआ करते थे, रशिया का भाग हुआ करते थे। 1991 में जब इन लोग अलग हुए तो रशिया बोले ठीक है भाई, आप लोग अपने, है ना, अपनी लाठी अपनी भैंस, आप चलते चलिए, हमको क्या मतलब है, हम तो अपना बढ़िया यहाँ पे मस्त हैं। रशिया को उस समय तक कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। अब मेन एंट्री होती है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के पहले हम लोग कुछ यहाँ पर बातें करने वाले हैं, ठीक। यूरोपियन यूनियन जो था, है ना, बेसिकली ये ईईसी का एक एडवांस वर्जन था। ईईसी क्या है सर, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था या कॉर्पोरेशन था बोल सकते हो, ठीक है, जो कि बेसिकली कोल और आयरन के सप्लाई से या फिर इंडस्ट्री से संबंधित रहता था। 5-6 जो बड़े बड़े यहाँ पे जो कंट्रीज थे, बड़े बड़े जो नेशंस थे, लाइक बेल्जियम, फ्रांस, है ना, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी, उस समय ईस्ट और वेस्ट बाद में हुआ करता था, है ना। 1991 के बाद ये दोनों यूनाइट हो गया, ठीक है। उसके पहले वो क्या था, वो ईस्ट और वेस्ट अलग अलग हुआ करते थे, जर्मनी। तो ये सारे के सारे नेशंस ने मिलकर ये एक अपने आप में थोड़ा सा सोची कि भाई हम लोग थोड़ा सा यूनाइट रहते हैं और आपस में चीजों का लेन देन आदान प्रदान करते हैं। 93 के आते आते बेटा याद रखना, 1993 के आते आते, है ना, 1993, देखो अब यहां पर दो घटनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। 1991 में हुआ था, रशिया अपने पार्ट में टूट गया था, मतलब रशिया का हो गया था विभाजन। और 1993 में क्या हो रहा है, ये आपका यूरोपियन यूनियन है, इसका हो रहा है सर एक्सपेंशन, यानी कि ये बढ़ रहा है। समझना, एक जो है वो संकुचित हो रहा है और एक जो है बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ चुका था कि 1991 में ये जब रशिया से जब अलग हुए थे तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन बोल सकते, खैर यूनियन बाद में बना था, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन लोग कुछ ना कुछ उन लोगों को बोल सकते हो ना ऐसे भड़का रहे थे या फिर उनको कुछ ऐसे सप्लाई कर रहे थे कि उनके दिमाग में भर रहे थे कि बेटा आप लोग ना रशिया से अलग हो जाओ, ये आपको कुछ खास करने वाला नहीं है, वो तो अपना अकेला चला लेगा, आप लोग अलग हो जाओ। 93 के आते आते इन्होंने क्या कर लिया, और 21 नेशंस इसमें ऐड हो गए। हालांकि अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो क्रोएशिया 2013-14 में ऐड हुआ है। फिर भी यहां तक सर आते आते बहुत सारे जो नेशंस है, यूरोप के मैक्सिमम, सभी ने याद रखना, यूरोप के मैक्सिमम जो देश हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया और इस संगठन को बोला गया सर यूरोपियन यूनियन, याद रखिएगा। हालांकि 2020 में जो यूके जो है
यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो अलग हो गया, वो बात की बात है। बट स्टिल ये जो यूनियन है एक बहुत बड़ा यूनियन है, इसका फायदा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर ये सारी की सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका अभी के सिचुएशन से बहुत बड़ा कनेक्शन है। कैसे मैं बताऊंगा अभी, है ना, इसलिए ये चीजें जाननी आपकी आवश्यक हैं। क्लियर? तो देखो सर, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स रहते हैं ना, इसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले तो हम देख लेते हैं सर कौन कौन से जो है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। आपको देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का ये पूरा नजर आ रहा होगा, है ना, ये ग्रीन कलर का पूरा नजर आ रहा है। और बेटा एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, जो एस्टोनिया, लताविया, है ना, लिथुआनिया, ये सब जो अलग हुए थे ना, ये सब भी जाके मिल गए किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। तो रशिया को लगा कि भाई यूक्रेन, है ना, तू मत चले जाना। समझ रहे हो कि भाई यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन, तू मत चले जाना। अगर, सॉरी इधर है ना, तू मत चले जाना, अगर तुम चले गए, ठीक है ना, अगर तुम चले गए तो मेरे साथ दिक्कत हो सकता है, ठीक है, अगर तुम चले गए तो मेरे साथ दिक्कत। उसके अलावा सर इन्होंने इन बाकियों को भी धमका के रखा था, आसपास वाले जो नेशंस थे ना, उनको भी इन्होंने बोल के रखा था कि भैया आप लोग जो है ना सोच समझ के जाइएगा, सोच समझ के जाइएगा, नहीं तो जो परिणाम है ना वो भयंकर हो सकता है। बोले चलो ठीक है, देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये सारे के सारे जो नेशंस है यूरोपियन यूनियन के हैं, एक दो नेशंस को यदि हम लोग छोड़ दे तो, है ना, इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है, सबसे बढ़िया या सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ये जो देश है ना, कहीं भी कोई भी व्यक्ति कैसे भी ट्रेवल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्पेन का कोई व्यक्ति फ्रांस में जॉब करना चाहता है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, यहाँ की अलाउ करती है, यस यू कैन गो। ओनली यूरोपियन यूनियन की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। सपोज पोलैंड का कोई व्यक्ति है, इसको यहां जाना है, यहां के व्यक्ति यहां घूमने जाना है, मतलब बॉर्डर जैसा कोई रिस्ट्रिक्शन इनके बीच नहीं रहेगा। अभी मैं बातें करता हूं, इंडिया वाले को नेपाल जाना है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ उनको अपन अलाउ कर देते हैं। इंडिया वाले को बांग्लादेश जाना है, भाई बहुत सारी चीजें, इंडिया वाले को पाकिस्तान जाना है, बहुत मतलब रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं ना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, बॉर्डर जैसी चीजों को इन्होंने हटाने की कोशिश की अपने बीच में। क्लियर? अब सर और क्या चीज, यहां का व्यक्ति यहां जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि इन लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सर एकदम यूनिट रहेगी, है ना, मतलब एकदम यूनाइटेड रहने वाली है। कैसे सर, समझ नहीं आया? फॉर एग्जांपल, यह देश यदि किसी क्राइसिस से जूझ रहा है तो ये जो दूसरा देश है वो उसकी अवश्य मदद करेगा। दूसरा देश है, यानी कि इकोनॉमिक रूप से इन लोग पूरा के पूरा यूनाइट रहने वाले हैं। इनकी जो मुद्रा है, यानी कि इनकी जो करेंसीज है वो यूरो चलने वाली है। मतलब बोल सकते हो सर कि पूरे के पूरे लोग यूनाइटेड रहने वाले हैं एक प्रकार से, है ना, कि आपस में हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कैसे भी हम लोग व्यवहार कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यूरोपियन यूनियन की एक खासियत थी। और ये जो बाकी देश जब चले गए ना, तो इधर इनको भी लगा कि यूक्रेन को भी भाई हमको भी जाना चाहिए। ये अभी नहीं लगा, ये अभी नहीं लगा, धीरे धीरे इसको एहसास हुआ। लेकिन इन नेशंस ने, ये जो नेशंस थे यूरोपियन यूनियन थे, उन लोग कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है सर, यहां पर याद रखना, ये तीन नेशंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तीन नेशंस आपको जो नजर आ रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं बाल्टिक नेशन। इसको नोट कर लो, लिख लो, कहीं पर पूछा जा सकता है। कौन कौन से सर? एस्टोनिया, लताविया और ये लिथुआनिया। क्यों? क्योंकि भी चर्चा में है, ये यूरोपियन देश हैं, है ना, यूरोपियन नेशंस हैं। आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये अलग हैं। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कहीं ये तीन तो नहीं है ना, ये तीन नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये बाल्टिक सी, ये रहा बाल्टिक सी, उधर ऊपर की हम बातें नहीं कर रहे। तो ये आपका लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है, ये देखो रशिया से लगे हुए हैं बेटा, ये सारे के सारे रशिया से लगे हुए हैं। इसको अगर छोड़ दूं मैं तो ये दोनों के दोनों जो है वो रशिया से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है सर बाल्टिक नेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? बाल्टिक सी। अब यहां पर एक चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये भी रशिया का भाग है। देखो ये रशिया तो ये पूरा दिख ही रहा है आपको, ये लाइन तो ये पूरी रशिया की है। यहां पर भी एक छोटा सा जो भाग है जिस पर रशिया ने कब्जा कर रखा है ना। आपको मैप में और अच्छे से मैं दिखा दूं, यहां पर ये देखो, ये छोटा सा नजर आ रहा है, ये तो है ही रशिया। यहां पर भी इन्होंने क्या कर रखा है सर? कब्जा कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आपकी यूरोपियन यूनियन की हमने बातें कर ली, क्या है कैसे। ये वो देश हैं, ये वो देश हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यहां पर मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं ये पूरे 30 जो देश हैं, है ना, जो कि सॉरी पूरे 27 जो देश हैं, किसके भाग हैं? ये सब के सब आपके यूरोपियन यूनियन के भाग हैं। क्लियर है? कितने? चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो ये पूरे के पूरे जो 27 देश हैं वो किसके भाग हैं? यूरोपियन यूनियन के भाग हैं। ठीक, अब सर जिक्र कर लेते हैं हम लोग नाटो का, है ना। अब हम जिक्र कर लेते हैं नाटो का।
अब नाटो जो है ना ये खतरनाक भूमिका निभा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने मीम के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजों के माध्यम से देखा होगा। नाटो सर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेन क्या हो रहा है आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अधिकांश जो देश हैं वो हैं आपके यूरोपियन यूनियन वाले देश। पूरे की पूरे की हम बातें नहीं कर रहे हैं, अधिकांश मैक्सिमम देशों की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम देशों की यहां पर हम बातें कर रहे हैं, ठीक है सर। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये दो बड़े बड़े दैत्य लोग कहां से आ गए सर? यहां पर ये दो बड़े बड़े दैत्य लोग कहां से आ गए? मतलब आपका बेटा यहां पर आपको यूएस भी दिख रहा है, ओके, और यहां पर कनाडा भी दिख रहा है। ये दोनों के दोनों ने क्या किया सर समझिएगा। मेनली यूएसए ने क्या किया है ना, इसने चाल चली है, इसने बोला है यूरोपियन नेशंस को। और वैसे भी यार यूरोपीय लोग ही यहां पे आके बसे थे। आपको यदि याद होगा उसके बाद अमेरिका स्वतंत्र होता है, तो यूरोपियन और अमेरिकन लगभग लगभग सेम है, दोनों 19-20 से कोई खास अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। तो इन दोनों ने आपस में मिलकर, जिसको पश्चिमी देश बोला जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज, इन दोनों ने पूरे विश्व पर कंट्रोल करने के लिए, समझना बहुत ही खतरनाक चाल थी इनकी। और यहीं से फिर आगे की जो स्थिति है वो निर्मित हुई है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि जिससे हम पूरे के पूरे वर्ल्ड पर क्या कर सकें, कब्जा कर सकें, ठीक है। तो ये कब हुआ सर? 1949, 1949 को, ठीक है ना। 1949 में ये संगठन बना और धीरे धीरे वहां के जो नेशंस थे उसको इन्होंने अडॉप्ट करना यानी कि अपने में मिलाना शुरू किया। बहुत सारे नेशन जो एकदम दूर दूर तक देखो यहां तक भी उसके भाग बन चुके हैं। अच्छा सर ठीक है, नाटो आ गया तो इससे रशिया को क्या डर है? रशिया को क्या डर है, या फिर रशिया क्यों नहीं चला जाता उसमें? रशिया इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया यहां पर आए हमारे नाटो में। क्यों नहीं चाहेगा सर? क्योंकि याद करो 1950s के दौरान, या फिर बोल सकते हो भारत की आजादी के बाद से विश्व जो है वो दो गुट में बटा था सर। एक आपका यूएसए के साइड जो जा रहा था वो, और एक आपका यूएसएसआर के साइड, है ना। दो ग्रुप में बटा था। तब भारत और अन्य देशों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए बोले कि भाई हम तुम्हारे साइड नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आजाद हुआ तो उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो आप इधर जाइए यूएसए के साइड जाइए, मतलब यूएसए का समर्थन करिए, या फिर आप यूएसएसआर का करिए। तब इंडिया जैसे देशों ने कहा था कि नहीं, ना तो हम तुम्हारे पास जाएंगे ना ही हम तुम्हारे पास जाएंगे, हम अपना अलग से एक संगठन बनाएंगे जिसको बोला गया था, बेटा नाम याद रखना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि तीसरी शक्ति जिसको हम बोल सकते हैं। और यही फिर आगे चल के किस रूप में परिणित होती है मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1949 में जब नाटो का गठन होता है, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, अटलांटिक के नॉर्थ वाले रेंज पे था बेटा। और ये टोटल 30 जो देश हैं, टोटल जो 30 मेंबर्स, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है समझना। इनका आर्टिकल जो 5 है वो यह बोलता है कि यदि किसी भी नाटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण होता है, किसी भी, मतलब चलो उठा लो ये कोई देश है, यहां पर यदि अटैक करता है कोई दूसरा देश, तो पूरे के पूरे देश मिलकर उसको मारेंगे। नई बात समझ में? सिंपल सी बात है। ये 30 लोगों का मेंबर है, ये 30 लोगों ने एक कार्ड ले रखा है। एक कॉलेज का ग्रुप है जहां पे 70-80 लोग रहते हैं, तो ये 30 लोगों ने आपस में एक कार्ड, मतलब मेंबरशिप बना रखी है। इस 30 में किसी एक को भी यदि यहां के लोग आके मारते हैं, ये आपस में तो लड़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नाटो का जो मुखिया है, दादा जो बैठा है, यही दादा है ना, याद रखना, ये दादा बैठा है। दादा बोल देगा बेटा अरे लड़ने की नीड नहीं है, मैं बैठा हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हो, तुमको क्या चाहिए, वो सब अपना सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन यदि बाहर से इधर से कोई व्यक्ति मारता है, सपोज पाकिस्तान अटैक करेगा, है ना, या फिर इंडिया, कोई भी अटैक करता है किसी भी नेशन पे, इन 30 में से किसी भी नेशन पे, 30 नेशन कौन कौन से एक बार देख लो, यहां पर एक नजर डाल लो आप। ये 30 नेशन, ये बेटा ये 30 नेशन यहां पे है ना, ये 30 नेशन यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन 30 देशों पे यदि कोई भी दूसरी कंट्री, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई भी दूसरा कंट्री यदि अटैक करता है तो नाटो उस पर, है ना, रिएक्ट करेगा। मतलब नाटो उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ देगा, मतलब अपने पूरा आर्मी भेज देगा उसको बचाने के लिए। अब ये चीज यूक्रेन को बहुत लेट समझ आया। 1991 में 1991 में जब ये अलग हो गया था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस समय तो कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हुआ क्यों अब समझना। अब रशिया को ना कहीं लगने लगा कि भाई यार कुछ तो यार मजा नहीं आ रहा है, चलो समथिंग कुछ स्पेशल करते हैं। तो रशिया ने क्या किया समझते हैं यहां से कहानी, ठीक है ना। रशिया ने इन दोनों को भी मना कर रखा था, बेटा तुम लोग नाटो में गए ना तो फिर मैं तुमको निपटा दूंगा, तुम्हारी पिलाई हो जाएगी करके, ठीक है। तो रशिया ने इन दोनों को भी मना कर रखा है। रशिया के डर से ये दोनों भी नहीं जाना चाहते नाटो के साथ, ठीक है।
रशिया ने किया क्या बेटा, रशिया ने ना 2014 में कर लिया क्रिमिया पर कब्जा। सर ये क्रिमिया कहां पर है, चलिए देखते हैं क्रिमिया कहां पर है। यहां पर आपको एक छोटा सा देश नजर आएगा, ठीक है ना, ये रहा, ये भाग है बेसिकली, देश नहीं बोलेंगे इसको, ये यूक्रेन का भाग था, है ना। उसके अलावा सर इन्होंने जॉर्जिया वगैरह पर बाद में कब्जा कर लिया था। यहाँ पे जो सेपरेट्स जो रहते थे, मतलब अलगाववादियों, उनको भड़का दिया था। जैसे आप कश्मीर में देखते होंगे, कश्मीर के अलगाववादी रहते हैं ना, हमेशा दो नेशंस के बीच बॉर्डर वाले एरिया पे ना कुछ अलगाववादियों वाला केस होता ही होता है। तो 2014 में क्रिमिया पर अटैक कर लिया। क्यों किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है समझना। सर इतना बड़ा देश है इसके पास, फिर भी क्रिमिया पर क्यों, बोलते हैं ना क्रिमिया पे जाके झपा जाना, क्रिमिया पे क्यों गया सर, उसका रीजन ये है, क्रीमिया जो है सर ये एक वाटर बॉडी वाला पार्ट है। ऐसा नहीं कि रशिया के पास वाटर बॉडी नहीं, बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, बट क्रीमिया पर अटैक करने का मतलब ये था सर सीधा सीधा इसको ब्लैक सी पर अपना कमांड स्थापित करना। सर ये ब्लैक सी कहां पर है, ये देखो बेटा ब्लैक सी यहां पे आपको नजर आएगा, है ना, कहां गया भाई, ये देखो, ये सीधा सीधा ये ब्लैक सी, इस पर अपना कमांड स्थापित करना, है ना। आप समझिएगा यहां से, आप समझिएगा यहां से, ये जो रेंज आपको नजर आ रहा है ना छोटू सा, ये वाला यही है आपका क्रीमिया, ओके। और ये इस पर तो रशिया का कंट्रोल है ही, यदि इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो ये पूरा ब्लैक सी का क्या हो सकता है, राजा हो सकता है। मतलब इधर आने जाने के लिए अब इसको ज्यादा परमिशन की नीड नहीं होगी। तो इस प्रकार से रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया, किस पर बेटा, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। और जब क्रीमिया पर कब्जा किया तो ये बात बाकियों को कैसे पच सकता था, बाकियों को कैसे पच सकता था, बाकियों मतलब वेस्टर्न नेशंस को। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया बेटा, पहले G8 करके हुआ करता था, ठीक है, पहले G8 करके। अब G8 में कौन कौन थे, रशिया था, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। देखो ये जो चार देश है ना वो आपके यूरोपियन देश है। कौन चार से आपकी सर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये चार आपके कहां के हो गए, यूरोप के हो गए, चार बड़े पावर वाले। उसके बाद आपका उत्तर अमेरिका वाले कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, और एक अकेला आपका एशिया देश हो गया जापान, और एक जो था वो था आपका रशिया। तो रशिया को बोले कि नहीं यार तुम तो नाटक कर रहे हो, तुम तो साला मतलब दूसरे देश पे कब्जा, अमेरिका खुद करेगा तब कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका खुद जब करेगा ना, सीरिया पे करेगा, आपका ताइवान पे करेगा, इधर उधर अलग अलग जगहों पे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये कर दे, है ना, वियतनाम पे करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये कर दे, है ना, रशिया, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 2014 में जब इन्होंने किया, ठीक है, उस पर हालांकि अटैक करना, किसी को मारना भी गलत है, बट भाई रूल तो सेम होना चाहिए ना सबके लिए। तो जब इन्होंने अटैक किया तो इसको बोला भैया नहीं तुम हटो, तुमको हम G8 में नहीं रख सकते, हम अपनी छवि खराब नहीं कर सकते। तो उसको G8 से निकाल दिया, बन गया क्या ये सर, G7, ये बन गया आपका G7, ठीक है। अब ये तो उस समय की बात हुई। अब जब लड़ाई चूंकि शुरू हो चुकी है, छिड़ चुकी है, तब इन्होंने क्या किया समझना सर, इनका एक बैंकिंग सिस्टम होता है वर्ल्ड वाइड जिसको बोला जाता है स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, याद रखना। इस पर डिटेल वीडियो में और लेके आ जाऊंगा, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीजें शॉर्ट में समझ आनी चाहिए करके मैंने इस पर वीडियो लेके आया है, ठीक है। तो जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है समझने, जैसे हमारे इंडिया में होता है सर IFSC, ये क्या करता है, लाइक मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है ना, आपका SBI में अकाउंट है, मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है, इवन दो यदि एक्सिस में भी आपका पैसा, आपका बैंक अकाउंट है, मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है, तो सर मुझे IFSC की नीड होती है। मैं एक IFSC कोड डालूंगा, अकाउंट नंबर डालूंगा, और उसके थ्रू मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं। फिर एक OTP आता है आपके मोबाइल में, बोलता है कि यस आप ही हो ना जो इस फलाने व्यक्ति को पैसा भेज रहे हो, तो बोलता हूं मैं यस कंफर्म करता हूं, हाँ मैं ही हूं, मैं OTP डालता हूं, फिर वो जो पैसा वो ट्रांसफर हो जाता है। ये विद इन ए कंट्री हो गया। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो एक बैंकिंग सिस्टम होता है जो कनेक्ट करके रखता है बहुत सारे बैंकों को, यहां से वहां यदि पैसा ट्रांसफर हो रहा है, वहां से यहां आपका पैसा आ रहा है, तो वो जो सिस्टम जो काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्विफ्ट। जैसे IFSC इंडिया लेवल पे होता है, वैसे स्विफ्ट होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि जो यूरोपियन नेशंस हैं या फिर जो अमेरिका है, वो कंट्रोल तो इन्हीं लोग का है ना भाई, इन लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं कंट्रोल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया रशिया को हम हटा देते हैं, रशिया के जितने भी बैंक है ना हम उसको हटा देंगे। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, रशिया पे इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया है, लेकिन रशिया के बैंकों पर, यानी कि इन्होंने फाइनेंशियल अटैक किया इस पे,
याद रखना, अभी के समय में जितना आप मिलिट्री ऑपरेशन करोगे ना, उससे ज्यादा प्रभाव मतलब प्रभावशील जो होता है वो होता है सर उस पे फाइनेंशियल अटैक करना। तो इन्होंने कर दिया फाइनेंशियल अटैक, लेकिन रशिया भी डेढ़ होशियार है। उसको पता था 2014 में जब मैंने ये कांड किया, जब इन्होंने मेरे को G8 से निकाल सकते हैं तो भाई इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब ये मेरे को G8 से निकाल सकते हैं तो इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो रशिया अपना खुद का FPS करके खुद का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, हालांकि उसको अभी आगे बढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है सर, जब यूक्रेन बोल रहा है कि मुझे नाटो की सदस्यता दो, मुझे यूरोपियन यूनियन में मिला लो, तो इन लोग मिला क्यों नहीं रहे? इसका जो जवाब है मैं आगे देता हूं आप लोगों को। यूक्रेन जो बन चुका है बेटा अखाड़ा, कैसे अखाड़ा समझते हैं सर? देखिए यहां पे मैप के माध्यम से देखिए थोड़ा सा, है ना। ये रहा आपका, कहां गया, यस, ये नीचे आपका इधर ये रहा आपका यूक्रेन, ये है ना, ये रहा आपका यूक्रेन। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे जो नेशंस है ना, ये पूरे के पूरे नेशंस चाहते हैं कि यूक्रेन हमारे में आ जाए। जब चाहते थे उस समय यूक्रेन नहीं गया, समझिएगा, जब चाहते थे उस समय यूक्रेन नहीं गया। लेकिन जब रशिया ने इस पर अटैक करने स्टार्ट किया, अब संभावना यह भी जता जा रही है कि यूक्रेन के बाद ये अगला जो नंबर है वो बेलारूस का आने वाला है ना। यूक्रेन के बाद अगला नंबर है बेलारूस का, और धीरे धीरे, क्योंकि देखो वहां पर भी ऐसी कुछ स्थितियां निर्मित हो रही हैं, बाकी जो अपडेट है वो समय के साथ आपको दिया जाएगा। यूक्रेन अचानक से बोलता है कि भैया आप मेरी मदद करो। सब देशों के जो प्रमुख थे उनको उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है वैसा है, आप हमारी मदद कीजिए। पीएम मोदी को भी उन्होंने लेटर लिखा था, अभी उनकी भूमिका हम देखेंगे आगे क्या किया उन्होंने, है ना। सबको बोला कि भाई आप कुछ करिए करके। लेकिन देखो इंडिया जो है भाई एकाएक ऐसा चीज गलती नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा उसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो ये बैंकिंग सिस्टम आई थिंक आप सभी को समझ आ गया, इस पर क्या उन्होंने क्या किया, अटैक, सॉरी, रशिया को उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है सर, यूक्रेन को अचानक से लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने समय का उनको मतलब किसी भी चीज किसी भी देश को आने के लिए, क्रोएशिया जैसे देश को आने के लिए 10 साल लग गए, है ना। तो समय लगेगा ना भाई, सारी की सारी चीजें मतलब अभी रशिया उस पर वार कर रहा है, रशिया उस पर अटैक कर रहा है। तो जब तक उनको साथ चाहिए था, जब तक उनको मिलाना था, तब तक उन्होंने मिला नहीं, यूक्रेन उसके साथ गया नहीं। अब जब खुद के ऊपर जो वार आ रहा, मतलब खुद के ऊपर जब प्रहार हो रहा है, तब वो उधर जा रहा है। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन वालों ने कहा कि नहीं भाई अभी हम समय लेंगे, नाटो ने कहा नहीं भाई अभी हम समय लेंगे, अभी हम तुमको तुरंत शामिल नहीं कर सकते, क्या पता फिर से तुम पलट जाओ, फिर से तुम किसी की ओर चले जाओ, इसलिए तुमको हम तुरंत नहीं ले सकते। सर यहां पर देखिए तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि एक रशियन जो टैंक था, अभी वार की करंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, रशियन टैंक था, एक आदमी को मतलब एक कार को कुचल दिया था, लेकिन वो आदमी जो है जिंदा बच गया था। कहीं ना कहीं ये ज्यादती हुई है यूक्रेनियन लोगों के साथ, लेकिन जो जेलेंस्की साहब हैं उनको ये चीजें समझनी चाहिए। ये एक रशियन सोल्जर आप देख सकते हो, यूक्रेनियन लोगों ने वहां पर जाके उनका हेल्प किया, बेचारे को, ये रो रहा था, बोलते मेरी फैमिली याद रही तो उसको खाने पीने के लिए दिए। मतलब कहीं ना कहीं अभी मानवता जिंदा है, कहीं ना कहीं अभी मानवता जिंदा है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है सर कि इंडिया को कैसा कदम लेना चाहिए, इंडिया को क्या कदम लेना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा इंडिया को भाई एकदम रशिया का तुरंत साथ दे देना चाहिए, है ना, अपने आर्म्स एम्यूनिशन भेज देना चाहिए। नहीं, रशिया ने नो डाउट हमारी बहुत हेल्प की है, ये आप देख सकते हो, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के साथ हम मिलकर बना रहे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ने हमको दिया था, ठीक है, ये सैटेलाइट में हेल्प किया था, सबसे पहले रशिया ने ही हमारा हेल्प किया था। भिलाई स्टील प्लांट, आप मतलब जितने भी आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रशिया ने डायरेक्टली इंडिया की हेल्प की है। जब पूरा देश खिलाफ था, परमाणु जो हमने क्या बोलते हैं परीक्षण जब किया था, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग, उस समय पूरा देश जब खिलाफ था तो रशिया मतलब बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें रशिया एक शामिल था, जिसने हमारा हेल्प किया था, हमारा सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं हमको भी अपनी जो भूमिका है ना वो दोहरी निभानी पड़ेगी, वन साइड हम नहीं हो सकते। सर पड़ोसी का क्या हाल है, इनका हाल एक ऐसा है बेटा कि ये जो पड़ोसी ना ये एक प्रकार का पगला इंसान है। ये क्रिकेटर खेलता था और इसको फेंकने में ही ये माहिर है, ये है ना। ये क्या किया, अभी रशिया जैसे वार जैसे कंडीशन में जाके ये अपने क्या रहता है ना कि जब कोई आदमी एकदम पावरफुल हो जाता है तो उसको जाने के लिए जी हजूरी करते रहता है, तो पुतिन उसको बोल दिया चल तू निकल यहाँ से, अभी तेरी कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसका हाल ना वैसे हो गया था, कैसा कि भाई भंडारा चल रहा है तो मंदिर में गए तो प्रसाद खत्म और बाहर निकले तो चप्पल गायब। ये वाला हिसाब किसका साथ हुआ, ये इमरान खान के साथ हुआ है। इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है।
सबसे जो गहरा इंपैक्ट पड़ रहा है ना, अभी हमारा जो शेयर मार्केट आप देखो, हमेशा इसकी एक कहानी है। लाइक पुराने मूवीज में ऐसा होता था ना कि हीरोइन लोग ऐसे सीढ़ी से गिर जाते थे, तो बस ऐसा ही होता है कि जैसे ही कुछ वार या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तुरंत धड़ाम से शेयर मार्केट गिर जाता है, लोग अपना पैसा खींच लेते हैं, वहां यहां लगा, अरे भाई अब तो कुछ होने, लड़ाई होने, लोग पढ़ना तक छोड़ देते हैं। भाई और क्या बोलूं मैं, मेरे एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर वर्ल्ड वार तो शुरू होने वाले, पढ़ लिख के क्या करेंगे करके। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना। तो पढ़ाई लिखाई के अलावा सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चल रहा है नेबर कंट्रीज के साथ, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या भारत को तटस्थ रहना चाहिए कि नहीं, और क्यों रहना चाहिए, इसके पीछे का रीजन आप समझिए बेटा। यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज नजर आ रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिक्स, है ना। ये आप सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यहां पर जो दो नेशंस आपको नजर आ रहे हैं बेटा, सी और आपका आर, यानी कि चाइना और रशिया, ये हमारे मित्र राष्ट्र हैं ब्रिक्स के संदर्भ में। और चाइना भी तटस्थ है, और यदि हम उसके खिलाफ गए तो ये दोनों मिलकर कर देंगे हमारी ठुकाई। आई बात समझ में, ये दोनों मिलके कर देंगे हमारी ठुकाई। तब हम कहां जाएंगे, तब हमको शरण लेना पड़ेगा ये अगेन दादा के पास। अब ये दादा के पास शरण लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है क्वाड के रूप में। और ये कई बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। तो हम चार लोग मिलके, ये सिक्योरिटी काउंसिल है, याद रखना, ये कौन कौन, यहां पर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये आपस में मिलकर क्या है सर, इन्होंने आपस में मिलकर क्वाड बना रखा है। ये भी किसको घेरने के लिए, चाइना को घेरने के लिए। तो इसीलिए भारत ना ही डायरेक्टली रशिया के साथ जा सकता है, ना ही डायरेक्टली अमेरिका के साथ जा सकता है। इनको दोनों में ही रहना पड़ेगा, दोनों का साथ निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वैसा, है ना, रशिया के साथ भी और यूएसए के साथ भी, ठीक है। और यह भी हाल फिलहाल में जो कंडीशन है भाई, ये ऐसा कुछ कंडीशन नजर आ रहा है ना, कि बोल रहा है कि भाई रशिया बोल रहा है यूक्रेन को, भाई मैंने तुझे बहुत पाला, बहुत प्यार किया, लेकिन तूने मुझे ठुकराया, अब देख मैं दिखाता हूं तेरे को अपना इंतकाम। तो फिलहाल की कंडीशन ऐसी है, और हम चाहते हैं कि जो शांति है जल्दी से जल्दी बहाल हो सके। वैसे अभी न्यूज आ रहा है कि रशिया ने सीज फायर जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो अब बोल रहा है कि युद्ध विराम की ओर हम बढ़ रहे हैं। बाकी आने वाले कंडीशंस, आगे आने वाली स्थिति में क्या क्या चीजें होती है वो हमको देखने वाली होगी, इंपॉर्टेंट होगी। हम सभी को, भारत के नागरिकों को और जितने भी दुनिया देश के जो नागरिक हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि वार कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और अंत में मैं एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है जो क्या बोलते हैं, काफी प्रख्यात कवि हैं, शायद विनीत चौहान उनका नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उनकी पंक्तियों के साथ मैं आज के इस लेक्चर को खत्म करता हूं कि युद्ध के उन्माद में वो डूबे लोग सुन लें, युद्ध के उन्माद में डूबे हुए लोग सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।